वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल की परीक्षा में यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं और आप सोच रहे हैं कि को करिकुलर में कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज का यह महासंग्राम वीडियो आप देख लीजिए, महासंग्राम क्लास आप अटेंड कर लीजिए। 100% यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, एकदम से गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया, निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रश्न यहीं से आपके पूछे जाएंगे। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर होने वाला है। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा लगातार कमेंट आप लोग कर रहे थे कि सर जी क्या करें, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके आहार, पोषण और स्वच्छता से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से 250 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। को करिकुलर कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी को पता होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना पड़ता है, आहार, पोषण और स्वच्छता। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उसको हम तीव्र गति से चर्चा करने का काम करेंगे। हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। आप बस आज की वीडियो के माध्यम से रिवीजन करें। वैसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर जो हुआ है आपकी विश्वविद्यालय का, अलग अलग विश्वविद्यालय का, उसको मैंने सॉल्व करवाया था। प्लेलिस्ट में सभी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आप लोग प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं पा रहे हैं, लगातार कमेंट करते हैं हमारे पास। तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात मैं बताता हूँ कि आप यह वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लगभग आपके यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि कल परीक्षा है तो आप यही वीडियो आज देखिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी शुरुआत में तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को रखे हैं जो कि आपको देखने में लगेंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दो प्रश्न। लेकिन अभी जब लास्ट में आप चलेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने रखा है कि वो हूबहू पेपर में पूछे जाने वाले हैं। पिछले 2 वर्षों में यानी 2022 में और 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी मैंने समाहित करने का काम किया है। और इसके अलावा 2024 में कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनको समाहित करने का प्रयास किया है। तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो। फटाफट से एक बार सेशन को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से जोश हमारा बना रहे और हम धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न है, रक्त में यानी खून में किस चीज की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है? बताएं, मधुमेह रोग कब होता है? फटाफट से आप बताएंगे। रक्त में यानी खून में किस चीज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है जब रक्त में खास करके उस चीज की यानी ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम या पानी। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में शुगर यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। मधुमेह रोग की अगर बात करें तो मधुमेह जो रोग होता है ये किससे संबंधित होता है भैया? ये आपके पाचन क्रिया से रिलेटेड होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में पाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का एक भाग है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। शरीर को ऊर्जा देता है ग्लूकोज। लेकिन जब इसकी मात्रा रक्त में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मधुमेह नामक रोग जो है आपको हो जाता है। ये बात ध्यान, कौन सा रोग होता है भैया? मधुमेह नामक रोग आपके शरीर में हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए। मधुमेह जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो मधुमेह एक प्रकार से आपको बता दूं, ये अधिकांश रोग जो होता है ये 40 साल की उम्र में के आसपास लोगों को होता है। छोटी उम्र के लड़के और लड़कियों में यह रोग भी अब इस समय देखा जा रहा है। खास करके यह बीमारी प्रौढ़ावस्था के दौरान व्यक्तियों में देखने को मिलती है, मधुमेह रोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मधुमेह रोग की अगर बात करें तो इसका प्रभाव स्त्री और पुरुषों पर समान रूप से पड़ता है। मोटे व्यक्तियों में यह रोग बहुत ज़्यादा होता है। अधिक भोजन और कम परिश्रम करने से ये रोग बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप केवल आराम बहुत ज़्यादा करते हैं, काम नहीं करते, तो हो जाता है। अच्छा, इस रोग में होता क्या है? इस रोग में सबसे पहली बात है कि आपको बार बार पेशाब आएगी। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा आपके खून में बढ़ जाती है तो बार बार आप पेशाब करने जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर की जो जल की मात्रा है वो जब निकलने ज़्यादा लगेगी तो फिर आपको जल पीना पड़ेगा। भूख बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। खुजली और फोड़े फुंसी आपको बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, कीटोसिस या कोमा
मतलब की टाइप का, यानी शरीर में कीटोन की मात्रा अधिक होने से रोगी मूर्छित हो जाता है और अचेत अवस्था में कभी कभी हो जाता है। तो ये सब मधुमेह के रोग होते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने मधुमेह से रिलेटेड आपको बता दी। तो ये होता है आपका मधुमेह रोग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मधुमेह को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डायबिटीज़ बोलते हैं। ये बात ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं मधुमेह को अंग्रेजी में। ये बात ध्यान रखें। तो डायबिटीज़ रोग जो होता है उसमें आपको खास करके अनाजों में गेहूं और चिकनी में से आटा और जौ बाजरा, ये सब आपको खाना चाहिए। दालें खानी चाहिए, सब्जियां, फल फूल, दूध, ये सब आपको खाना चाहिए। इससे रोगी को एक प्रकार से मदद मिलती है। और भी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, हालांकि इसमें मधुमेह के बारे में मैंने इसलिए बता दिया ताकि इंपॉर्टेंट था, आपकी परीक्षा में और भी प्रश्न पूछा जा सकता था। तो मधुमेह जो होता है ये ग्लूकोज की मात्रा जब खून में बढ़ जाती है तो इससे होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मधुमेह किससे संबंधित होता है? तो ये चयापचय से रिलेटेड होता है। डायबिटीज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। चयापचय का मतलब होता है कि भोजन पचने में दिक्कत आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको तमाम सारी चीजें बताई, इसके लक्षण भी बता दिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? स्त्रियों में मधुमेह होने की समस्या बताए, संभावना, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या गर्भावस्था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभी भी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल ये अवस्था जो होती है स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना जो बढ़ जाती है वो गर्भावस्था के दौरान जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मधुमेह रोग है बताएं, वंशानुक्रम है के द्वारा या क्षय या संक्रामक है या असंक्रामक रोग है? तो मधुमेह रोग जो है ये वंशानुक्रमक रोग है। आपके अगर पिताजी में है तो आप में भी हो सकता है, ठीक है, माता जी में है तो आपको भी हो सकता है। तो ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है डायबिटीज रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? विटामिन डी, इंसुलिन या फिर पैरासीटामॉल या फिर एम्पीसिलिन? कौन सी दवा मधुमेह के रोगी को यानी डायबिटीज के रोगी को दिया जाता है? तो इंसुलिन के रूप मतलब इंसुलिन दवा दी जाती है उसको, ठीक है। इंसुलिन जो होती है मतलब इंसुलिन उसमें पाया जाता है उस दवा में, वही गोली दी जाती है रोगी को। इससे क्या होता है? डायबिटीज कंट्रोल में आता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आइए आगे बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका अगला आ चुका है, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि उसमें या इससे क्या होता है? बच्चा मोटा हो जाता है, संक्रामक रोग नहीं होते बच्चे में, या बच्चा सुंदर हो जाता है, बच्चा लंबा हो जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है? संक्रामक रोग नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या नहीं होते? संक्रामक रोग नहीं होते हैं। क्योंकि माँ के दूध जो होता है, माँ का जो दूध होता है वो पूर्ण आहार होता है। उसमें खास करके विटामिन से लेकर के विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब कुछ उसमें पाया जाता है। संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं माता के दूध हमारे। आगे देखें अगला प्रश्न, बच्चों को दूध पिलाने का सही तरीका क्या है? लेट कर दूध पिलाना चाहिए महिलाओं को, या बैठ करके, या कभी लेट कर कभी बैठ कर, या कैसे भी पिलाएं कोई दिक्कत नहीं होती है? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका क्या है? तो बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका है कि माता बैठ करके दूध पिलाए। बैठ कर दूध पिलाने से बच्चा एक प्रकार मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका होता है बच्चे को दूध पिलाने का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, रट लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, बच्चे को दूध कितने कितने समय के अंतराल पर पिलाया जाना चाहिए? मतलब कि एक बार मान लेते हैं आपने पिलाया, फिर उसके कितने देर के बाद में दोबारा दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, और उसके बाद में फिर दोबारा कैसे कब पिलाना चाहिए? यानी कितने समय के बाद में बच्चे को दूध पिलाया जाता है? 1 घंटे बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद? फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 1 या 1.5 घंटे के बाद में बच्चे को दोबारा दूध पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना चाहिए जिससे कि पेट की हवा बाहर निकल जाए, या दूध नीचे पहुंच जाए, या दूध पच जाए, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। बच्चे को माता आप देखते हैं दूध पिलाने के बाद में कंधे से लगा लेती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है मेरे भाई कि इससे क्या होता है, जो पेट की हवा होती है बच्चे के अंदर वो बाहर निकल जाती है। गैस जो होती है उसके पेट के अंदर बच्चे की वो बाहर निकल जाती है कंधे से लगाने से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है, बताएं। संक्रामक रोग नहीं होते, शारीरिक विकास होता है इससे, या मानसिक और संवैगिक विकास होता है। तो भैया संक्रामक रोग नहीं होते हैं माँ के दूध में, बिल्कुल ठीक बात। संक्रामक रोग जो होते हैं उनसे रक्षा होती है शरीर की। शारीरिक विकास भी बच्चे के मतलब माँ के दूध से होता है बच्चों का। मानसिक और संवैगिक विकास जो होता है, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट, ये तमाम प्रकार के जो विकास होते हैं वो सब भी माता के दूध से ही होते हैं बच्चे का। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। बच्चे को मसला हुआ ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कब देना चाहिए, कितने दिन के बाद में बच्चे को मसला हुआ ठोस पदार्थ कब देना चाहिए बच्चे को, बताएं। बच्चे को मसला हुआ ठोस पूरक पदार्थ या पूरक भोज्य पदार्थ कब देना चाहिए, जब बच्चा आपका लगभग 5 से 6 महीने का हो जाए, उस स्थिति में आप उसको मसला हुआ ठोस पूरक पदार्थ दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 से 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में कितनी ऊर्जा होती है, बताएं। माँ के दूध में कितनी ऊर्जा होती है, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी, 60 कैलोरी या 100 कैलोरी। तो माता के दूध में जो ऊर्जा होती है वो 70 कैलोरी के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी महानुभावों का स्वागत है शुक्ला स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत घमासान होने वाला है। कल की परीक्षा में ऐसे 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। फटाफट से एक बार सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ओपन प्लेटफॉर्म पर इस समय लगातार 2 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास जो भी चलेगी, मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, जो भी होगा क्लास देखा जाएगा। आप पढ़िए, धुआं कर देना है। कल के पेपर में 100% आपको मार करके आना है मेरे भाई। चले फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए चर्चा करते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। चले भाई, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, घुलनशील फाइबर का कार्य क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। घुलनशील फाइबर का क्या कार्य है? रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करना, या फिर अगला ऑप्शन आपको दिया गया है ग्लूकोज के स्तर को कम करना, या जैव प्रक्रिया का निर्माण जो वजन घटाती है वो करना, बताएं। घुलनशील फाइबर का क्या काम होता है? घुलनशील फाइबर का ये काम होता है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, ग्लूकोज के स्तर को भी कम करता है, इसके अलावा जैव प्रक्रिया का निर्माण करता है जो कि वजन को घटाती है। तो ये सब काम घुलनशील फाइबर ये सभी काम करता है शरीर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, घुलनशील फाइबर का प्रमुख कार्य क्या है? वजन बढ़ाते हैं, पाचन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, या मल की मात्रा बढ़ा करके मनोत्सर्जन को बढ़ावा देती है, या उपरोक्त में से की कोई काम नहीं। तो घुलनशील फाइबर का जो कार्य है वो कौन सा कार्य है भैया? घुलनशील फाइबर का काम होता है कि मल की मात्रा बढ़ा करके मनोत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फाइबर के प्रमुख लाभ क्या हैं, बताएं। फाइबर आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, या गैस्ट्रिन और किडनी स्टोन्स के इलाज में सहायता करता है, या कैंसर के जोखिम को कम करता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो फाइबर के सभी लाभ होते हैं, ठीक है। फाइबर क्या करता है? आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, गैस्ट्रोन और किडनी स्टोन्स के इलाज में सहायता करता है फाइबर, और इसके अलावा कैंसर के जोखिम को भी कम करता है, कैंसर का जो खतरा होता है उसको भी कम करता है। यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी लाभ हानि पूछा जाए, जब भी विशेषताएं पूछी जाएं, जब भी प्रकार पूछा जाए और ऑप्शन में आपको डी दिया हो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमेशा डी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। 50 से अधिक वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की दैनिक मांग प्रस्तावित है। फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा। 50 से अधिक वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की दैनिक मांग कितनी होती है? तो 50 से अधिक पुरुषों मतलब 50 साल से अधिक वयस्क जो पुरुष होते हैं उनके लिए एक दिन में कितने फाइबर की आवश्यकता होती है? तो उनको लगभग 25 ग्राम एक दिन में फाइबर की जरूरत होती है, एक 55 साल या 50 साल के व्यक्ति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है, फाइबर का अत्यधिक सेवन कौन सी हानि पहुंचा सकता है? अगर फाइबर का ज़्यादा आप सेवन करते हैं, एक खनिज तत्व है फाइबर, तो बताएं तो इससे क्या होगा? फाइबर का अत्यधिक सेवन से जो होगा गैस की समस्या का कारण भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। पेट में सूजन आ जाएगी, पेट में ऐंठन भी हो जाएगी इसके कारण से, अगर आप ज़्यादा फाइबर लेंगे। यदि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ना किया जाए तो मलोत्सर्जन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मलोत्सर्जन में क्या होगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा?
डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी हानियां हो सकती हैं फाइबर के अत्यधिक सेवन से। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर जो मैंने बताया था, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ लिखा है, मलोत्सर्जन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। मल की मात्रा को बढ़ा करके मलोत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, ये फाइबर के काम होते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आइए अगला प्रश्न 100% आने वाला प्रश्न है ये, हमारे शरीर में जल का भाग कितना है, बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे। हमारे शरीर में जल का भाग कितना है, बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे हमारे शरीर में जल का भाग कितना है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, हमारे शरीर में जो है जल का कितना भाग होता है, बताएं। हमारे शरीर में जल का कितना भाग है, 50 से 60%, 80 से 90%, 65 से 70% या 100%, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, सभी लोग बताइएगा भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, तो हमारे शरीर में जल का जो भाग होता है, बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, 65 से 70% बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 65 से 70% जो होता है हमारे शरीर का, जो मतलब हमारे शरीर में जल का भाग होता है लगभग 70% के आसपास, ठीक है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे शरीर के लिए जल उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है भैया जल, रक्त को तरलता प्रदान करने में, या पाचन क्रिया में सहायता करता है, या हानिकारक तत्वों के विसर्जन में मदद करता है। तो ये सारे काम जो होते हैं जल के लिए, जल के ही होते हैं, और हमारे शरीर के लिए जल इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये रक्त को तरल बनाता है, ठीक है, पाचन क्रिया में सहायता भी देता है, और हानिकारक तत्वों के विसर्जन में मदद भी करता है जल जो होता है हमारे शरीर की। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बुला लीजिए सभी दोस्तों को अपने, फटाफट से चले, अगला प्रश्न है, जल का महत्व और उपयोगिता निम्न कारण से होती है, प्यास बुझाने के लिए, त्वचा को कोमल बनाने के लिए, पाचक रसों को तरल बनाने के लिए, या तीनों कारणों से। तो जल का महत्व और उपयोगिता जो है इन सभी कारणों से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कारणों से। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, विशेषता पूछी जाए, प्रकार पूछा जाए, या आपसे उपयोगिता पूछी जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमेशा और हमेशा ऑप्शन नंबर डी में एक ऑप्शन होता है, ये सभी या फिर तीनों सभी या फिर उपरोक्त में से सारे, ऐसे आल ऑफ दीज, ये तमाम प्रकार के ऑप्शन नंबर डी में दिए जाएंगे, और उनमें आपका करेक्ट आंसर हमेशा और हमेशा डी होता है। ये आपको एक प्रकार से एक तुक्का लगाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ, इस तुक्के के हिसाब से आप 99.99% ये तुक्का हमेशा सही होता है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर को देखा, बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर को देखा, लगभग ऐसे ही पेपर में, पेपर एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये तरीका अपनाया, और मैंने इस पर बहुत ही विस्तार से रिसर्च किया हुआ है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल का महत्व और उपयोगिता निम्न कारण से होती है, तो इन तीनों कारणों से होती है। अगला प्रश्न है, जल निम्न में से क्या है, यौगिक है, तत्व है, या फिर मिश्रण है। तो जल जो होता है भैया क्या है, फटाफट से आप बताएंगे, जल जो होता है आपका क्या है, फटाफट से आप बताएंगे, जल निम्न में से क्या है। तो जल एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो। जो जल जो होता है H2O, एक प्रकार का इसका सूत्र होता है, और ये एक प्रकार से एक यौगिक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है, गर्म वायु के रूप में, मल के द्वारा, मूत्र के रूप में, या पसीने के रूप में। तो गर्म जलवायु जहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो जल का निष्कासन होता है शरीर से, वो किसके द्वारा होता है भैया, पसीने के रूप में जल निकलता है शरीर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्मियों में आपको पसीना निकलता है। आगे देखिएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, पाचन में जल के कैसे सहायक है, ये बात आप लोगों के दिमाग में अगर बैठानी है, तो मैं एक सूत्र आपको बताता हूँ। बचपन में मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मतलब स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर कोई एक प्रकार से जो रासायनिक पदार्थ होते थे वो नहीं हुआ करते थे, तो कोई क्रिया उरिया कराने को लेकर के, मतलब ये होता था कि भाई इस तत्व को मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा, वो बनेगा, दुनिया भर का ये लिखवाते थे टीचर लोग, लेकिन कोई ये प्रैक्टिकल करके बताते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि भाई नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है, प्लस
पानी का सूत्र होता है H2, तो नॉन पानी तो हम मिला ही सकते हैं घर पे ना मिला करके। तो मैंने क्या किया कि नमक और पानी को गर्म किया, तो फिर इससे क्या निकला, अब इससे मैं टेस्टिंग तो कर नहीं पाया, लेकिन अगर इसको मिलाएंगे, अगर रासायनिक भाषा में देखें नमक और पानी, नमक का सूत्र NaCl, पानी का H2O, तो क्या मिलेगा Na यहाँ से और एक O और एक H यहाँ से, तो क्या हो जाएगा NaOH, यानी कि ये निकलेगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या बनेगा H, एक H यहाँ पर बच रहा था ना, एक ही H हमने लिया था, तो यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन गैस बच रही, तो यानी ये Cl हो जाएगा। तो ये Cl यानी हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन गैस मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसके क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये एक प्रकार से पाचन में मदद करता है, तो इसीलिए आप देखते हैं नमक और जल जो होता है ये पाचन में मदद करता है, आपको यहाँ पर समझना होगा। तो इसीलिए ये बनता है, तो ये बात नॉन और पानी मिलाने से क्या बनता है, बहुत ही पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि अगर रसायन शास्त्र के आप जो है जानकार होंगे तो आपको पता होगा इस तरीके से क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे होता है, जल और पानी, मतलब नमक और पानी को मिलाएंगे तो इस तरीके से वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और जो कि पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन और रंगहीन, खारा और गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन, या मीठा, गंधहीन और पारदर्शी। तो जल का स्वाद कैसा होता है, शुद्ध जल कैसा होता है भैया, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और शुद्ध जल जो होता है स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। पानी ना तो महकता है ना गंधाता है, ना इसका पानी का कोई रंग होता है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी उदासीन होता है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, समुद्र के जल में अधिक मात्रा में क्या होता है, समुद्र के जल में अधिक मात्रा में क्या होता है भैया, बताएं क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समुद्र के जल में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो होता है क्या भाई, नमक, लवण जो होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है, फटाफट से देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला आ चुकी है मेरे भाई, फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। चलें, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं इस विटामिन का प्रमुख कार्य होता है नेत्र ज्योति ठीक करना, किस विटामिन में, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है भाई, विटामिन ए जो होता है वही क्या करता है, आंख की ज्योति को ठीक करता है। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, विटामिन ए की कमी से होता है आपके शरीर में कौन सा रोग, रतौंधी रोग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये सब ध्यान रखेंगे। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को, और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। चले भाई फटाफट से देखें, बेरी बेरी, बताएं बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, बी, सी, के या फिर ई, बताएं। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये सब ध्यान रखेंगे। ओके चले, तो विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन बी, मतलब विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग भैया, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेराल नाम है विटामिन ई का रासायनिक नाम, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछता रहता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने करी थी, विटामिन डी की खोज करी थी भैया श्रे मैलन बाथ ने 1919 में, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके चलिए भाई आगे बढ़ा जाए और भी प्रश्नों को जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, विटामिन बी की कमी, मतलब बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत कहाँ पर है, बताएं, मतलब किस में, पालक से, गोभी से, पत्ता गोभी, मटर, किससे मिलता है विटामिन जो के होता है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। विटामिन के की प्राप्ति जो होती है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, पालक, मटर या पत्ता गोभी, किस में मिलेगी, फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन के की अगर बात की है तो कहाँ पर प्राप्त होता है भैया विटामिन के, विटामिन के जो होता है पत्ता गोभी और इसके अलावा पालक, फूल गोभी, यकृत, सोयाबीन, मटर, गेहूं का छिलका, जई, इन सभी में विटामिन के जो होता है वो पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, विटामिन के जो होता है ये सभी में पाया जाता है, इन सभी में, क्लियर, समझ में आ गया। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी होती हैं उन सभी में पाया जाता है। तो विटामिन के की प्राप्ति का साधन क्या है, विटामिन के की प्राप्ति का साधन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन के की खोज कब की गई थी, विटामिन के की खोज कब की गई थी भैया, फटाफट से आप बताएंगे।
विटामिन के की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? विटामिन के जो है वसा में घुलनशील विटामिन, सबसे पहली बात ये जाने। और रक्त के को जमाने में मदद करती विटामिन के। इसकी खोज की थी 1934 ईस्वी में। किसने करी थी? 1934 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डैम महोदय ने करी थी। मुर्गी के बच्चों का प्रयोग करके विटामिन के की खोज करी थी। और उनकी त्वचा में किसी विशेष तत्व की कमी के कारण से रक्तस्राव होने लगा था, खून बहने लगा था। और उसी खून को रोकने के लिए खास करके विटामिन के जो होता है उस थक्का बनाता है, खून रुक जाता है इससे। तो विटामिन के जो होता है यही काम करता है। विटामिन के जो होता है पीले रंग का पदार्थ होता है। तो आपसे पूछेगा विटामिन के का कलर कैसा है, तो बताएंगे पीले कलर का है। क्लियर? वसा में घुल जाता है विटामिन के, जैसे ईथर में, क्लोरोफार्म में, इन सभी में घुल जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर की उचित वृद्धि हेतु वह विटामिन अत्यंत ही आवश्यक है, वो कौन सी विटामिन है? बताएं। फटाफट से आप बताने का काम करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं। शरीर की उचित वृद्धि हेतु वह विटामिन अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विटामिन मतलब शरीर की उचित वृद्धि के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा? विटामिन डी। उचित वृद्धि के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है शरीर की, ठीक है। क्योंकि अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो प्रजनन शक्ति की कमी जो होती है किस विटामिन की कमी से होती भाई? प्रजनन शक्ति की कमी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती भैया? प्रजनन शक्ति की कमी जो होती है विटामिन ई की कमी से होता है। प्रजनन शक्ति में कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन ए की मात्रा ए अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? कद्दू में, पालक में या मूली में? तो विटामिन ए जो होता है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है भैया? कद्दू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या दिया गया है? विटामिन बी। देखिए विटामिन बी की अगर बात की जाए तो उसका रासायनिक नाम यहाँ पर एक प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए भाई विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा सभी लोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम बताएं भाई सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, राइबोफ्लेविन या थायमीन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बताइए भाई। विटामिन बी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? रेटिनाल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसके अलावा कैल्सीफेरॉल जो है वो नाम किसका है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। टेकोफेरॉल जो नाम है वो विटामिन ई का नाम है। ये बात ध्यान रखेंगे, रासायनिक नाम। अब आपसे पूछा क्या गया है विटामिन बी के बारे में? तो विटामिन बी वन का नाम है थायमीन। क्या नाम है? विटामिन बी वन का नाम है थायमीन। इसके अलावा राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन बी टू का नाम है। और राइबोफ्लेविन के कारण से ही क्या होता है आपका? ये बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। और नियासिन या नाइसिन जो होता है ये निकोटीन एसिड को कहा जाता है। विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पैथोथेनिक एसिड, बायोटीन, फोलिक एसिड, कोलिन, इनोसिटोल। तो ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। चूंकि विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, बी थ्री, बी 12 तक विटामिन है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो विटामिन बी वन जो होता है थायमीन उसको बोलते हैं। विटामिन बी टू जो होता है राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो इसमें देखिए थायमीन भी करेक्ट आंसर हो सकता है, राइबोफ्लेविन भी हो सकता है। चूंकि इन विटामिन में आप देखते हैं जो जो थायमीन होता है उससे भी एक प्रकार से बेरी बेरी रोग होता है। और आपको बता दूं कि विटामिन बी वन जो होता है बेरी बेरी रोग से इलाज करते समय आपको विटामिन बी वन की ज़रूरत पड़ती, थायमीन दिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या है कि विटामिन बी वन और विटामिन टू बी टू में थोड़ा दिक्कत आ गई है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगर इसमें दे देते कि या फिर ए और बी दोनों,
लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी लोग राइबोफ्लेविन भी मानते हैं, थायमिन भी मानते हैं, तो दोनों में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा, या दोनों भी करेक्ट आंसर हो सकता है। सी में आप ए और बी दोनों कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि दोनों विटामिन बी के ही रासायनिक नाम है, एक B1 का एक B2 का। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है बताएं, फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, फटाफट से आप बताइएगा भाई, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। विटामिन ई का बताइए, प्रश्न क्या है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट देखें। बेरी बेरी जो रोग होता है वो B1 की कमी से ही होता है, ठीक है। किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से ही होता है। विटामिन B2 नाम है राइबोफ्लेविन का, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है, B2 का है, और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हमेशा और हमेशा थायमीन होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेपर में वो थोड़ा सा गड़बड़ दिया था, तो इसीलिए मैंने, चूंकि ये पिछले वर्ष पूछा गया था, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी की आंसर की आई थी वेबसाइट पर, उसमें आपको राइबोफ्लेविन भी दिखा था, मतलब उसमें कहीं कहीं पर तो गलती हो गई होगी। इसमें मैंने क्लियर कर लिया इसको। तो बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, तो ये भी अगर इतने डीप में पूछेगा तो भी आप बता ले जाएंगे। थायमीन जो होता है उसी की कमी से होता है, और B1 का नाम ही थायमीन है, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, तो विटामिन जो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी थायमीन की कमी से होता है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो विटामिन ई का काम क्या, देखें, नेत्र की ज्योति विटामिन ए बढ़ाता है आपका, शरीर को में ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, शरीर का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करती है। प्रजनन शक्ति को कौन बढ़ाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रजनन शक्ति को कौन बढ़ाता है, विटामिन ई बढ़ाती है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, विटामिन बी अधिक पाया जाता है किसमें, विटामिन बी किसमें पाया जाता है भैया बताएं, विटामिन बी अधिक पाया जाता है किसमें, फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन बी जो होता है अंकुरित अन्न में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है, कमजोर, शक्तिशाली, मोटा तगड़ा या स्वस्थ। तो विटामिन जो होता है हमारे शरीर को कैसा बनाता है भैया, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा मजबूत करता है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है भैया, किसकी कमी से होता है, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बताइए, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है भैया, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बताएंगे सभी लोग। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक जो पाया जाता है वो पाया क्या जाता है, सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है भैया, वो पाई जाती है प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करती है, हमारी शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सबसे पहले 1838 में किसने रखा था बताएं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का जो प्रस्ताव रखा था सबसे पहले 1838 में किसने रखा था भैया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्डर महोदय ने रखा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुल्डर वाला, ध्यान रखेंगे प्रोटीन से रिलेटेड। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन, देखिए मांस, मछली और अंडा, इन सभी से प्रोटीन जो होता है ये अधिक मात्रा में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं क्वाशियोरकर रोग, ठीक है, क्वाशियोरकर रोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोटीन की उपयोगिता क्यों होती है, शरीर निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों के पुनः निर्माण के लिए, रोग प्रतिरोधी पदार्थों के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। प्रोटीन की उपयोगिता इन सभी चीज़ों के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊतकों का और कोशिकाओं का पुनः निर्माण करते हैं प्रोटीन, शरीर निर्माण और शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं प्रोटीन, रोग प्रतिरोधक पदार्थों के लिए भी उपयोगी होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, दालें,
हरी सब्जियां, पनीर या सोयाबीन। सबसे अधिक जो प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है भैया? वो सोयाबीन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो वनस्पति जगत से सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलती है हमको वो कहाँ से मिलती है? सोयाबीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से प्रोटीन की जरूरत सबसे अधिक किसे होती है? बूढ़ों को, बच्चों को, 25 वर्ष की महिला को या 40 वर्ष के पुरुष को? बताएं। तो इनमें से सबसे अधिक जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो किससे होती है? प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत जो पड़ती है वो किसको पड़ती है भैया? प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है या तो पड़ेगी बच्चों को। अच्छा, बच्चों को उतनी जरूरत किस लिए नहीं, मतलब बच्चों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है लेकिन कम पड़ती है, लेकिन 25 वर्ष की महिला को ज़्यादा जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को भी मतलब इसके बाद में महिलाओं, 25 वर्ष की महिलाओं के बाद में बच्चों को जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बच्चों में चूंकि मांसपेशियां वगैरह बढ़ती हैं और बच्चे के विकास के लिए उपयोगी होती है प्रोटीन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है, शल्य चिकित्सा में उपयोगी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अंडे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो अंडे में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है? अगर प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर का भार जो होता है अनुपात से आपके कम हो जाता है, शरीर में रक्त की मात्रा यानी खून की मात्रा भी कम हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी से ये तमाम प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया, एक ट्रिक बताई थी आपको कि भाई जब भी कभी दुष्प्रभाव, हानि, लाभ, विशेषता और प्रभाव ये सब पूछा जाए, प्रकार ये सब पूछा जाए, तो हमेशा डी ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी या फिर ये सभी ऑप्शन दिया होता है। हमेशा और हमेशा करेक्ट आंसर आपका डी ही होता है। 99.99% जो होगा आपका हमेशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप छोड़ करके मत आइएगा, प्रश्न आप करके आइएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जितने प्रश्न करने तो उतने ही प्रश्न आपको करने होंगे, ये बात जरूर आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये देख लेना कि भाई कितने प्रश्न करने के लिए निर्देश दिया गया पेपर में, तो पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? बताएं, फटाफट से आप बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता? तो देखें, C6H12O6 ये होता है इसका मतलब कि ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज में ये तीन चीज पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए, इसमें सी यानी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुला लीजिए भैया अपने सभी दोस्तों को फटाफट से, एक महासंग्राम श्रृंखला चल रही है। आज अंतिम चरण में युद्ध जान लीजिए आप कर रहे हैं और धुआं धुआं कर देना कल की परीक्षा में। आ जाइए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए अपने, फटाफट से चले। स्टार्च की प्राप्ति का साधन क्या है? स्टार्च की प्राप्ति का साधन बताएं। पेड़ पौधे, जड़ बीज, चावल या उपयुक्त तीनों? तो स्टार्च की प्राप्ति जो होती है कहाँ कहाँ से होती है भैया? फटाफट से आप बताएंगे, स्टार्च की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? स्टार्च जो होता है कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, स्टार्च की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो स्टार्च की प्राप्ति जो होती है मुख्यतः पेड़ पौधों से होती है, इसके अलावा बीजों से भी होती है। तो इन सभी स्थानों से होती है। ऑप्शन नंबर पेड़ पौधे, जड़ बीज, चावल, इन सभी से किसकी स्टार्च की प्राप्ति हो जाती है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? फटाफट से बताएं, ग्लोबिल, केसीन, लाइसिन या फिर क्लोरोफिल? तो पेड़ पौधों के हरे पत्तों में जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च या जो है डेक्सट्रीज? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे, कौन सा ऐसा जो शर्करा होती है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी पोषण के लिए उपयोगी नहीं होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ कौन से? गुड़, बूरा, शक्कर या उपरोक्त तीनों? तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन जो हैं वो कौन कौन से भाई, फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ जो हैं इनमें से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उपरोक्त तो सभी आपका इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी से प्राप्त होता है। वैसे गुड़ से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और शक्कर से भी मिलता है, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है भैया? शरीर के कोषों और पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना, या ऊर्जा प्रदान करना शरीर को, या कार्बोज की कमी को दूर करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के कोषों और पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना। इसके अलावा प्रोटीन शरीर का निर्माण भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ऊर्जा शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से इनमें से? तो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ जो है इनमें से कौन से भाई? देखिए गेहूं, जौ, बाजरा या उपरोक्त तो सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टार्च युक्त पदार्थ, स्टार्च कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था। स्टार्च जो होता है आपका वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है भाई? स्टार्च जो होता है ये पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। और आपको बता दूं ये खास करके जड़, बीज, कंद, फल में, इन सभी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल में लगभग 70% स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सभी में भी पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर गेहूं और जौ में नहीं पाया जाता है, इसमें आपका दूसरा पाया जाता है। तो आपका ज्वार, बाजरा, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरे में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बाजरे में पाया जाता है ज़्यादा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोहरी शर्करा कहते हैं। दोहरी शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज या ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर जो है गैलन गैलेंटोस या स्टार्च या डेक्ट्रिसिन या सेलुलोज और पेक्टिन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी शर्करा। दोहरी शर्करा किसे कहते हैं भैया? फटाफट से आप बताएंगे। दोहरी शर्करा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी शर्करा बताएं भाई सभी लोग फटाफट। दोहरी शर्करा किसे कहते हैं? दोहरी शर्करा कहते हैं किसको भाई? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को दोहरी शर्करा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य तौर पर खून में ग्लूकोज की मात्रा होती है। सामान्य तौर पर खून में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 70 से 90 जो है मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए? बताएं फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज एक दिन में खाना चाहिए, लेना चाहिए, बताएं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोज की आवश्यकता एक दिन में होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व है, बताएं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व, देखिए स्वास्थ्य, क्रियाशीलता और जलवायु और मौसम, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो कि संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य होती है, उस आहार को क्या कहते हैं? तो उस आहार को कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं? उसको संतुलित आहार कहा जाता है, उसी को। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा 100%, ये प्रश्न हमेशा आता है, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संतुलित आहार के अवयव हैं? कैलोरी, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, ये सब संतुलित आहार के अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। या पोषक तत्व होते हैं यही सब। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, पोषक तत्व होते हैं कैलोरी, वसा, लोहा, ये सब पोषक तत्वों में आते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? कैलोरी, जल, खनिज एवं विटामिन या फिर वसा? तो इनमें से सुरक्षात्मक तत्व, खनिज और विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, तो इसीलिए इसको सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर को ऊर्जा निम्न पौष्टिक तत्व से प्राप्त होती, किससे प्राप्त होती भैया? शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है किस तत्व से प्राप्त होती? फटाफट से आप बताएंगे। शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है किससे? वसा से, इनमें से विटामिन से। देखिए विटामिन और खनिज लवण से जो होती है वो शरीर को शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं ये। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो वो ऊर्जा देता है, या तो वसा ऊर्जा देती है यानी फैट से। या तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखा। आगे आप चलते हैं और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है ये।
देखें ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं, एकदम से गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आप परीक्षा में छोड़ करके नहीं आओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिएगा, सभी दोस्तों को बुला लीजिए भाई फटाफट से। चले भाई फटाफट से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है 7 अप्रैल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्यालय बताएं कहाँ स्थित है? WHO का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है भैया? वो स्थित है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, क्लियर। वैसे अगर WHO का मुख्यालय पूछे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये बात ध्यान रखें। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, क्लियर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनिसेफ का लक्ष्य क्या रखा गया है? यूनिसेफ का लक्ष्य क्या रखा गया है? यूनिसेफ एक संस्था है जो कि किस पर काम करती है? जो काम करती है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सुइस हेनरी डूनेट के द्वारा की गई थी, वो कब की गई थी? तो प्रश्न यही पूछ सकता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे जो है हेनरी डूनेट के द्वारा की गई थी। अब ये पूछे आपसे कि भाई कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1863 या 64 के आसपास करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 64 दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64। 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई, मतलब कब हुई थी? तो ये हुई थी हैदराबाद में। कब हुई थी? 1958 या 1959 में हुई थी, हालांकि 59 करेक्ट आंसर होगा इसका। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे देखिए, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे, फटाफट से आप बताइए करेक्ट आंसर क्या। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? बताएं, प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए भैया? तो प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य आयु के लोगों में वृद्धि हो जाती है किसकी? यकृत की, आंतें, मोटापा या न्यून भार? तो मध्य आयु में लोगों में जो वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है? मोटापे की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है भैया? मोटापा बढ़ जाता है वृद्ध आयु में, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य आयु के लोगों में मोटापा जो होता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, किन ग्रंथियों से निकलने वाले रस के अधिक स्राव के कारण से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? थायराइड, पीयूष, रक्त या कोशिकीय? तो खास करके जो आपके थायराइड ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथियों से निकलने वाले रस के कारण से अगर अधिक स्राव हो जाता है तो इसके कारण से व्यक्ति जो होता है दुर्बल हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न आ चुका है, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए वसा, विटामिन, खनिज लवण या प्रोटीन? देखिए वसा जो होता है मोटापा का सबसे बड़ा कारण होता है, इसीलिए मोटापे में खास करके मोटे व्यक्ति को आहार में वसा जितना ज़्यादा नहीं, मतलब कि जितना ज़्यादा ना ले पाए उतने इंपॉर्टेंट है, तो वसा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्बलता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो व्यक्ति अगर दुर्बल है तो उसको क्या हो सकता है? दुर्बलता से भैया टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो रोग होता है, ठीक है, सॉरी टीबी जो होता है वो रोग बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दुर्बल हैं तो टीबी होने की संभावना आपको ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, फल, रेशेदार पदार्थ या हरी सब्जियां या फिर ये सभी? तो मोटे व्यक्तियों को आहार में क्या लेना चाहिए भैया? मोटे व्यक्तियों को आहार में ये सारे के सारे यानी हरी सब्जियां भी लेनी चाहिए, रेशेदार पदार्थ भी खाना चाहिए और फल भी लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रश्न है, एक साधारण पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? तो एक साधारण पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है भैया? एक साधारण पुरुष को 1400 से 1600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार जो होता है आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है? इस स्थिति को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले वर्ष 2022 में ये प्रश्न कई विश्वविद्यालय में पूछा गया था। इसको बोलते हैं अधिक भार।
जब आपका शरीर जो होता है, शरीर की स्थिति में शरीर का भार 10% अगर बढ़ जाए तो वो होता है अधिक भार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन शरीर किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है, तो आवश्यकता से अगर 20% बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं भैया मोटापा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है मोटापा किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो मोटापा जो नापा जाता है भैया किसके द्वारा नापते हैं, मोटापा को कैलिपर के द्वारा मापते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, रट लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ये और ये, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को एकदम से रटते हुए चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसमें याद करने वाला है भी नहीं, बस आप 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपके दिमाग में वैसे सारी बातें घुस जाएंगी। किसी प्रकार के कुछ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। चले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। ये ऐसे प्रश्न है भाई जो कि पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। अगला प्रश्न है किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, बताएं। किसके संकुचन के कारण से क्या होता है, हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं भैया। तो हृदय के संकुचन के कारण से हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार का देना चाहिए, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको कौन सा रोग मतलब कि उसको किस तरीके का आहार देना चाहिए। तो उसको संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमजोर हो जाता है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ जो कमजोर हो जाता है भैया, वो कमजोर हो जाता है आपकी धमनियाँ। तो आयु बढ़ने के साथ साथ आपकी धमनियाँ जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं भाई। क्या होने लगती हैं, धमनियाँ आपकी कमजोर होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, घी, मक्खन, मांस और मुर्गा। उच्च रक्तचाप अगर आपका है तो आपको इन सभी चीज़ों से बराव करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर आप मांस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं तो आप मत खाएं। आप घी मक्खन खाते तो भी ना खाएं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो भी ना पिएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में कम होता है, ज़्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, ज़्यादा होता है। तो एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में जो होता है वो कैसा होता है भैया, अधिक होता है, सॉरी थोड़ा कम होता है। एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में थोड़ा कम होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं। जिसका उच्च रक्तचाप होगा तो चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगा और उल्टी भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। उच्च रक्तचाप का क्या लक्षण नहीं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या है। देखें, उच्च रक्तचाप में क्या होता है, क्या नहीं होता है। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, ये एक प्रकार से ये लक्षण नहीं। बाकी जी मिचलाना, सिर में दर्द होना, नींद में की कमी, ये सब उच्च रक्तचाप के लक्षण है। जबकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना ये कोई लक्षण नहीं होता उच्च रक्तचाप का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, बताएं। उच्च रक्तचाप जो होता है कितने प्रकार का होता है भैया। उच्च रक्तचाप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से उच्च रक्तचाप का क्या कारण है, बताएं। उच्च रक्तचाप का कारण है धूम्रपान और मदिरापान, जितने ज्यादा आप करोगे उतने दिक्कत आएगी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, खसरा के लक्षण नहीं है, बताएं। खसरा एक रोग होता है, बताइए। खसरा के लक्षण नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है खसरा के का क्या लक्षण नहीं है इनमें से। देखिए, अगर मैं बात करूं खसरे के लक्षण की, देखिए बच्चे की आंख और नाक से पानी बहता है खसरे में, बुखार भी आता है और दाने निकल जाते हैं, ये सब खसरा लोग के लक्षण होते हैं। जबकि दस्त होते हैं, ये लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका दा लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दस्त नहीं आती है खसरा में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, हैजे का उपचार क्या नहीं है। हैजे का उपचार क्या नहीं भैया। तो हैजे का उपचार जानते हैं क्या क्या होता है। लक्षण प्रारंभ होने के 3-4 घंटे में चिकित्सा मिलनी चाहिए, ये लक्षण मतलब ये उपचार होता है। बर्फ की पट्टी से स्नान करवाना चाहिए हैजे के रोग में, बिल्कुल ठीक बात है। रोगी को गर्म पानी से स्नान करवाना चाहिए, भी ठीक बात है। पानी को नहीं देना चाहिए, मतलब पानी को नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये आपका ये लक्ष्य मतलब कोई उपचार नहीं है, डी ऑप्शन वाला। बाकी 3 उपचार हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है। बच्चों में इनमें से कौन सा रोग नहीं होता भैया। तो बच्चों में इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है, फटाफट से आप बताएंगे। बच्चों में इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है। देखिए, खसरा, खाली खांसी और हैजा, ये बच्चों के रोग होते हैं, बच्चों में रोग खूब देखने को मिलते हैं।
लेकिन जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चों में प्रायः नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्तचाप। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है, बताएं। बीसीजी का टीका दाएं हाथ के ऊपर हिस्से में या बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में, दाएं हाथ के निचले हिस्से में या बाएं हाथ के निचले हिस्से में। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है बाबू, वो लगाया जाता है कहाँ पर, दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेचक का टीका कहाँ लगाया जाता है। तो चेचक का टीका जो होता है वो लगाया जाता है कहाँ पर, बाएं हाथ में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किस रूप में होता है, सुई में, पीने की दवा में, गोली में, या कैसे भी ले सकते हैं। तो पोलियो का जो टीका होता है वो पीने की दवा में होता है। पोलियो का ड्राप मतलब पोलियो का ड्राप जो होता है वो आप पीते हो, मतलब 2 ढक्कन आपको पिलाया जाता है बचपन में। ऑप्शन नंबर लिखा रहता है 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो पोलियो का टीका जो होता है वो पीने की दवा के रूप में पिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, जितने प्रश्न इसमें मैंने आपको बताए हैं सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पोलियो और ये रोग वाले ये सब प्रश्न 100% आते हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जिसमें नहीं आए। कल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर है, उसमें 100% यही सब प्रश्न आने वाले हैं, तो तैयार कर लीजिए आप सभी लोग। चले, ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा नहीं। तो ट्रिपल वैक्सीन में 3 चीज़ों का टीका लगता है। ट्रिपल वैक्सीन में कौन से टीके मतलब कि 3 टीके कौन कौन से होते हैं भैया। एक तो होता है आपका डिप्थीरिया का टीका, एक होता है काली खांसी का, और एक होता है टिटनेस का। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का टीका जो है लगता है, ठीक है। अच्छा, काली खांसी को पार्टूसिस या फिर हुपिंग कफ भी कहते हैं, ठीक है। तो हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये 3 टीका जो होता है इसी को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। तपेदिक का कोई टीका नहीं होता, मतलब इसमें ट्रिपल वैक्सीन में नहीं शामिल होता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है कब, गर्मी में, जाड़े में, मानसून में, बारिश में। तो हैजे का संक्रमण जो बढ़ता है वो बढ़ता है भैया गर्मियों के महीने में। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डीपीटी की प्रथम खुराक का उचित समय क्या है। डीपीटी की प्रथम खुराक का जो प्रथम मतलब उचित समय है वो होता है, बच्चा 1-2 माह का हो जाए तो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सब। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गर्भाशय के समय में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो गर्भावस्था के समय स्त्रियों में कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं भैया। सबसे पहली बात तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, डिब्बे का दूध या माता का दूध। तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माता का दूध। और ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा ही गया है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग कितनी अधिक होती है। साधारण स्त्री को अगर मान लेते हैं, साधारण स्त्री की अगर बात की जाए तो उससे 300 कैलोरी अधिक जो है मांग होती है एक गर्भावस्था के दौरान एक महिला को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 कैलोरी अधिक जरूरी होती है गर्भावस्था की महिलाओं को। अगला प्रश्न है, अस्थियों के निर्माण में, अस्थि माने हड्डी, तो हड्डियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, बताएं सभी लोग। हड्डियों या अस्थियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक है इनमें से कौन सा तत्व, लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन या आयोडीन। किससे हड्डियां बनती भैया, तो इसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या होता है भैया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बार बार पेशाब आता है गर्भावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती के स्तन हो जाते हैं कड़े, मुलायम, बड़े या छोटे, बताएं। तो गर्भावस्था के दूसरे महीने में गर्भावस्थी महिला जो होती है उसके स्तन जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं भैया, कड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्त परिसंचरण में अंतर गर्भावस्था के कौन कौन से मतलब कौन कौन से माह तक आते हैं, बताएं। रक्त परिसंचरण में अंतर गर्भावस्था के कौन कौन से माह तक आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे देखिए, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुके हैं। एक बार सभी लोग दोस्त अपने अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, परीक्षा में आप सभी की मदद करें। आप अपने सभी दोस्तों की ओर बुला लीजिए सभी को कि भाई शुक्ला स्टडी पॉइंट पर क्लास चल रही है, आकर की क्लास ज्वाइन कर लें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आपकी परीक्षा में यही प्रश्न 100% आने वाले हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है, भोजन को पकाने
से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन, भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है भाई? भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन जो है वो है आपका विटामिन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? बेरी बेरी रोग होता है। और फिर भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी1 की कमी से होता है, थायमीन की कमी से होता है बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से पैलाग्रा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये ध्यान रखेंगे सभी बातों को, ठीक है। विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन और नियासिन जो है विटामिन, ये भी विटामिन का एक रासायनिक नाम है, पैलाग्रा रोग उससे होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, और आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी से अस्थि में धुलता होती है, यानी कि रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन ए की कमी मतलब विटामिन डी की कमी से होता है। बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ध्यान रखेंगे। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया जो रोग होता है ये आयरन की कमी से होता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, ठीक है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? रक्त कम पड़ता है, रक्त की अल्पता होती है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिए, एक ही प्रश्न के माध्यम से आप 4-4 5-5 प्रश्नों को समझ रहे हैं। रिवीजन भी आपका हो रहा है। तो रिवीजन क्लास जो होती है ये कोई 25 मिनट या 20 मिनट की रिवीजन क्लास नहीं होती है। रिवीजन क्लास का मतलब होता है घंटा 2 घंटा क्लास हो, उसमें संपूर्ण सिलेबस को बता दिया जाए। इस ऐसा नहीं कि केवल लिख दूं कि हाँ महासंग्राम वीडियो या रिवीजन क्लास हो गई, बस वो क्लास हो गई। नहीं, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको पूरा विधिवत तरीके से हर चीज़ मिलती है और उसमें जो लिखा जाता है उस पर खरा उतरता है। ऐसा नहीं हवा हवाई में शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बात नहीं की जाती है, या ये ध्यान रखेंगे। जो बातें मैं बताता हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद बताता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। इस समय तो दिन रात में आपको बता दूं, सुबह 4 बजे मैं सोता हूं और जो है सुबह के वही 8-9 बजे तक उठ जाता हूं। उसके बाद में फिर मैं दिन भर आपके लिए मेहनत करता हूं, फिर रात में मेहनत करता हूं। सारा काम का जिस समय मतलब जो कुछ भी है सब कुछ मतलब आप ही लोगों के लिए सब त्याग दिया है मैंने। इस समय कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस केवल अब कुछ भी क्या, यही हमारा काम है आप लोगों के साथ रहना, ठीक है। बाकी क्या होता है इसे इस समय तमाम जो है मतलब तमाम निमंत्रण वगैरह आते, सब कुछ त्याग दिया। इस समय मैं कहीं नहीं शादी वादी में जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बुलाते भी, बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, नात रिश्तेदार सब। मैं कहता हूँ कि भाई अभी तो मेरे को 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए मैं जितना ज़्यादा इस समय दे पाऊंगा वही सबसे बेस्ट होगा हमारा। और अगर इस समय बच्चों के साथ मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा तो फिर हमारे रहने और ना रहने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करें, वीडियो को देखें, पढ़ें, और जो मैं बताता हूं 100% आता तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है? आप 2 घंटे 3 घंटे समय दे करके पढ़ ही सकते हैं बाबू, तो पढ़िए। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता? विटामिन सी जो होता है किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता? फटाफट से आप बताएंगे। तो एक ही ऐसा विटामिन है भैया जो दूध में नहीं पाया जाता, और वो है विटामिन सी। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। बाकी दुनिया भर के जितने विटामिन है सब के सब दूध में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन सी जो होता है वो टमाटर, नींबू, संतरा, खट्टे पदार्थों में इन सब में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, दूध में हर चीज़ पाया जाता है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींबू इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खट्टे रसदार फलों में मैंने आपको बताया था जो भी खट्टे रसदार फल होंगे उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त के स्पंदन के लिए जो आवश्यक विटामिन है भैया वो कौन सा होता है? रक्त के स्पंदन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो होता है आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर इसका
द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के, खून बहने से रोकता है विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? एक सूत्र मैंने आपको बताया था, विटामिन कीड़ा। ठीक है, ये कीड़ा, ध्यान है, कीड़ा जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन वो कीड़ा जो होता है वसा में घुल जाता है। कोई भी कीड़ा मान लीजिए, तो कीड़ा विटामिन जो है, कीड़ा जो होता है ये, इसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आता है। ये 4 विटामिन मात्र जो हैं वो जल में घुलनशील नहीं है, यानी ये विटामिन वसा में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन आपके बच रहे हैं वो सब जल में भी घुलनशील हैं। ठीक है, और आपको बता दूं, वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं वो मात्र और मात्र विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए है। विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन बी की बात करें, विटामिन और भी जो विटामिन आपकी बच रही हैं उन सभी विटामिन की अगर बात करें, सारे के सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। बाकी 4 विटामिन आपके, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये केवल वसा में घुलनशील है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। जल में घुलने वाला विटामिन हम बताएं कौन सा होता है? तो विटामिन के जो होता है वसा में है, विटामिन ए वसा में है, विटामिन डी जो होता है वसा में है, यानी विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो होता है आपका नमक। नमक में सोडियम जो होता है, या नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो Na होता है सोडियम और Cl होता है क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड यही होता है। तो Na जो होता है नमक में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कई बार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, थायराइड ग्रंथि का भार कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि का जो भार होता है, अच्छा वैसे थायराइड ग्रंथि जो होती है तितली के आकार की होती है, लगभग 25 से 28 ये ग्राम की होती है थायराइड ग्रंथि, 25 से 28। ऑप्शन नंबर 25 दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, गर्भावस्था में महिलाओं के द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भैया? ऐसी अवस्था में अगर जो है गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेती हैं, तो बच्चों में जो है क्रेटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, लेकिन जब ये आप आयोडीन नहीं लेंगे तो आपको होगा, ठीक है, आपके बच्चों में नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा मतलब आयरन, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग का मतलब क्या होता है? रक्त अल्पता। ठीक है, तो रक्त अल्पता रोग जो होता है वो लोहे यानी आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है। कैल्शियम का सांद्र स्रोत क्या नहीं है भैया? कैल्शियम का सांद्र स्रोत क्या नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम जो है दूध, पनीर और दही में विधो तरीके से पाया जाता है, पालक में उतना मतलब कि ये सांद्र स्रोत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालक का जो है एक प्रकार से पालक आयरन बहुत देता है, यानी कि अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आप पालक खाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खनिज तत्व नहीं है इनमें से, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन ये सब क्या है? ये सब खनिज तत्व हैं, जबकि कैलोरी जो है ऊर्जा नापने की इकाई होती है, साधन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एक कैल्शियम मतलब खनिज तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है? तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आयरन जो होता है वो किस में पाया जाता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। आयरन जो होता है वो किस में पाया जाता है? आयरन जो होता है प्रकृति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से हो जाता है? रक्त अल्पता का मतलब होता है एनीमिया रोग। एनीमिया मैंने आपको बताया था लोहा से, यानी कि किससे होता है? आयरन की कमी से, यानी लोहा की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखें, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए इतनी लंबी हो रही है, और बहुत ही प्रश्नों को लगभग मैंने चर्चा कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। मैंने बताया था 250 प्रश्न, तो लगभग एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न हो ही गए। तीव्र गति से मैं बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न आप देखते हैं बहुत ऐसा नहीं कि रुक रुक करके मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही तीव्र गति से मैं चल रहा हूँ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, शरीर का आकार, पाचन क्षमता, विशेष अवस्थाएं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं ऑप्शन नंबर डी, शरीर का आकार कैसा है, आपकी पाचन क्षमता कैसी है, और आप किस अवस्था में है, ये सब प्रभावित करता है कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए।
पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? पुरुषों के लिए प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो 60 ग्राम एक दिन में प्रोटीन लेना चाहिए एक पुरुष को। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रोटीन नाम का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्ताव रखा था? तो मुल्डर महोदय ने रखा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मुल्डर जो है नाम, मतलब कि प्रोटीन का नाम सबसे पहले मुल्डर महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या जो होती है भैया वो कितनी होती है? कितनी होती है आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या? 9 के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणी जगत या प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्राणीज जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणीज प्रोटीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनस्पतिक प्रोटीन, वनस्पतियों से जो प्राप्त होती है उनको वनस्पतिक प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या है? देखिए सोयाबीन, सेब, मूंगफली, इन सभी से प्रोटीन पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन प्राप्ति के साधन कहाँ कहाँ से? देखिए इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको एक ट्रिक और मैं बता दूं कि यहाँ पर जब आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न आपको उपयुक्त तो सभी वाले मिलेंगे। उसमें आपसे पूछेगा विटामिन प्राप्ति के साधन कौन से हैं? प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं ये, विटामिन ए प्राप्ति का साधन है, विटामिन बी प्राप्ति का साधन, सी प्राप्ति का साधन, डी प्राप्ति का साधन, के प्राप्ति का साधन, ई प्राप्ति का साधन। ऐसे आपसे पूछेगा खनिज लवण प्राप्ति के साधन, बहुत सारे से पोटेशियम कहाँ से मिलता है, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, सोडियम कहाँ से मिलता है प्राप्ति का साधन। और ऑप्शन नंबर उसमें आपको अगर डी में मिल जाए उपयुक्त तो सभी तो आपका करेक्ट आंसर वो होता है। या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही मिल जाए सी ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर वो होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है और ये तुक्का आप लगा सकते हैं अगर परीक्षा में आपको कुछ नहीं पता तो। बाकी अगर यह वीडियो आप देख ही रहे हैं निश्चित तौर पर आपको सारे प्रश्न वैसे पता हो जाएंगे। मान लेते आप भूल जाओ तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, तो प्रोटीन प्राप्ति का साधन है, यहाँ पर है लिखा है, वैसे प्लूरल नाउन में चला गया। अब देखिए सोयाबीन, सेम और मूंगफली, ये तीनों तीन हो गए यानी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है क्वाशियोरकर रोग की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात। और इसकी खोज जो करी थी किसने करी थी? इसकी खोज मतलब इसकी खोज हुई थी कब? 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन क्या कहलाती है? तो वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त जो प्रोटीन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वानस्पतिक प्रोटीन। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दूध में प्रोटीन के रूप में होती है एल्ब्यूमिन, केसीन या मायोसिन या ब्लोटीन, बताएं। तो दूध में प्रोटीन के रूप में क्या पाई जाती है? दूध में प्रोटीन के रूप में केसीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन, शक्तिवर्धक तत्व, विटामिन या कार्बोज। तो दालों में सबसे अधिक मात्रा में जो मिलता है वो क्या मिलता है भैया? दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है, बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है भैया? प्रोटीन मिलता है। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से वनस्पतिक प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है, बताएं। तो वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य कितने % है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 से 40%। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा है इनमें से? प्रोटीन के आवश्यक अवयव की अगर बात की जाए तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बोजन, हाइड्रोजन और मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी से मिलकर के बनता है क्या भाई? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी तीनों तत्वों यानी कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाला जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अभी मैं आपको छोड़ने वाला हूं नहीं, थोड़ा और प्रश्न आपको अभी देखना पड़ेगा, इसीलिए सभी दोस्तों को अपने बुला लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत बताएं सभी लोग।
कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ पर है, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत बताएं, शक्कर, शकरकंद, गुड़ या सभी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इन सभी जगहों से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाती है। अगला, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एक जटिल कार्बोज है, सेलुलोज, पेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन या स्टार्च? तो एक जटिल कार्बोज जो होता है वो कौन सा है? सेलुलोज जो है एक जटिल कार्बोज होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो होता है भाई क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, चर्बी अधिक होती है, स्फूर्ति आती है, कमजोरी आती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कमजोरी आती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कमजोरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है क्या? सभी स्तनधारियों के दूध में क्या उपस्थित है? स्टार्च, लैक्टोज या हेक्साट्रिन या पैक्ट्रिन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा, ये क्या उपस्थित होता है? लैक्टोज जो होता है ये सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, आपकी 12वीं परीक्षा में आएगा, रट लीजिएगा इसको एकदम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरलतम शर्करा होती है, सरलतम शर्करा इनमें से कौन सी है? बताएं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज? तो सरलतम शर्करा की अगर बात करें तो सरलतम शर्करा होती ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन कहाँ पर पाया जाता है भैया? तो पैक्टिन पाया जाता है पके हुए फलों में। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न अगला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूं। अगले आपके लगभग 5 सेमेस्टर जो आएंगे उन सभी में भी मैं आपको को करिकुलर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाता हूं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं, सभी में ये प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? बताएं, 2, 3, 4 या 5? तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से अगर बात करें तो हम कितने भागों में बांटते हैं भैया? कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का क्या साधन नहीं भैया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है। देखें तो जो है चीनी, शहद और गुड़ में पाया जाता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन दूध नहीं है, लैक्टोज पाया जाता है वहाँ से। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं? आलू, जिमिकन, अरबी, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम, इन सभी में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इन सभी में पाई जाती है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या है? बताएं, सुक्रोज प्राप्ति का साधन क्या है भाई? सुक्रोज कहाँ से मिलता है? सुक्रोज हमको मिलता है गन्ने से भी, पके हुए फलों से भी, सूखे मेवे से भी और चुकंदर में भी सुक्रोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछेगा इसके साधन, प्राप्ति के साधन, इसके स्रोत, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हमेशा मिलेगा। उपरोक्त तो सभी तो करेक्ट आंसर वही हमेशा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। चले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई सभी लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला तत्व कौन सा है? बताएं, शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला तत्व जो होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन सा है? ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए, प्रोटीन जो होता है वो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर की वृद्धि करता है और विकास करता है प्रोटीन, ठीक है। और खनिज, लवण और विटामिन जो होते हैं शरीर से शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर? तो पूछा क्या गया? ऊर्जा उत्पादक तत्व, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्ल उत्पादकता पदार्थ कौन सा है? दूध, फल, अंडा या साग सब्जियां? तो अम्ल उत्पादकता पदार्थ इनमें से कौन सा है? अम्ल उत्पादकता पदार्थ जो है आपका वो होता है अंडा। अंडा से अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है? असुरक्षात्मक आहार
बताएं, शर्करा, ताजे फलों का रस, पनीर या मछली। असुरक्षात्मक आहार इनमें से कौन सा है भाई? असुरक्षात्मक आहार जो इनमें से होता है वो कौन सा होता है भाई? शर्करा जो है वो असुरक्षात्मक आहार में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ, फटाफट से आप बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो शरीर की आंतरिक चीज़ों को एक प्रकार से नियंत्रित करने वाले पदार्थों की अगर बात की जाए तो खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि। भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह शरीर का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए हमारे शरीर में भोजन उपयोगी है क्योंकि ये सारी चीज़ें वो करता है भोजन। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन। तो भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन जो होता है क्या होता है भैया? कार्बोज होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में भैया क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अनाजों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली कैलोरी की मात्रा। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली कैलोरी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 9.1 कैलोरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। 1 ग्राम वसा जो होती है, 1 ग्राम वसा जो होती है वो कितनी कैलोरी देती है? 9.1 कैलोरी ऊर्जा देती है। जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, यानी वसा जो होती है कम लेंगे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर आप कम लेंगे तो आपको कम ऊर्जा ही मिलेगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा देता है और वसा से ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ग्राम के हिसाब से देखेंगे 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा होती है और 4.1 ऊर्जा होती है 1 ग्राम, मतलब दुगुना ऊर्जा लगभग होती है वसा में। आगे देखिएगा, मतलब वसा ज़्यादा ऊर्जा निकाल सकती है कम साधनों का प्रयोग करने के बाद में, लेकिन वसा उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होती शरीर के लिए जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर ऊर्जा प्रदान मतलब प्राप्त करता है, वसा से बहुत कम ऊर्जा शरीर लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि वसा ज़्यादा आप नहीं ले पाते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, क्योंकि मोटापा बढ़ जाएगा ज़्यादा वसा लेंगे तो। अगला प्रश्न, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन, खनिज लवण, जल। तो ये सब भी भाई सुरक्षात्मक तत्व ही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से, खनिज लवण भी, विटामिन भी और जल भी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है हरी सब्जियां, सेब, प्याज या मटर। प्रोटीन प्राप्ति के क्या साधन है भाई? प्रोटीन प्राप्ति का साधन फटाफट से आप बताएंगे। प्रोटीन प्राप्ति का साधन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन प्राप्ति का साधन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, मटर में ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य है। वैसे तो प्रोटीन आपका उसमें सोयाबीन में बहुत पाया जाता है, लेकिन इसमें सोयाबीन ऑप्शन है नहीं तो मटर दिया तो मटर में भी पाया जाता है प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं? भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य की बात की, हाँ लिखा है तो आपको ऑप्शन नंबर डी वैसे मिल जाएगा सभी। तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, इमोशनल जो नीड्स होती हैं आपकी उसको आपको संतुष्ट करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है, मानसिक तनाव को कम करता है भोजन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी काम करता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, ये सारे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, कल परीक्षा देने जाइएगा धुआं कर देंगे आप। चलें, दूध से बने पदार्थ कौन कौन से इनमें से? देखें, दूध से खोया, दही, पनीर सब बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। पिछले वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। द्वितीय समूह के पदार्थ कौन से भाई इनमें? देखिए, समूह के पदार्थों की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए द्वितीय समूह, प्रथम समूह, इस समय में क्या क्या होता है ये सब आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, पहले समूह में जो होता है, पहले समूह में आपके कौन कौन से तत्व आते हैं भैया? पहले समूह में जैसे पालक, मेथी, चौलाई, हरी धनिया, पुदीना, मूली, गाजर, हरी मटर, चने का साग, सहजनी की पत्तियां, काशी फल, सेम, शकरकंदी, आम, पपीता, ये सब आ जाते हैं आपके। जो हरी और पीली सब्जियां और फल जो होते हैं वो प्राथमिक समूह में आते हैं। विटामिन ए जो होता है यहाँ से ज़्यादा मिलता है, लोहा, आयरन, राइबोफ्लेविन ये सब प्राप्त होते हैं।
प्रथम समूह से। द्वितीय समूह जो होता है भोजन का, उसमें खट्टे रसीले और फल और सब्जियां आती हैं खास करके, जो विटामिन सी ज़्यादा देती हैं, जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, अनानास, आंवला, सहजनी, कच्ची पत्ता गोभी, ये सब आते हैं। तृतीय समूह जो होता है उसमें आलू, फल और सब्जियां आती हैं, ठीक है, जिसमें खास करके बैंगन, ककड़ी, खीरा, भिंडी, खुमानी, करेला, अंजीर, खजूर, केला, फूल गोभी, चुकंदर, प्याज, आलू, ये सब, सेब, तरबूज, लौकी, ठीक है, ये सब आते हैं चतुर्थ मतलब तृतीय भोज समूह में। चौथा भोज समूह जो होता है, चौथे में क्या आता है भाई? चौथे में आते हैं दूध और दूध से बने जितने पदार्थ होते हैं वो सब आते हैं। विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये सब उनसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब प्राप्ति के साधन होते हैं चतुर्थ समूह के तत्व। दूध और दूध से बने पदार्थ जो होते हैं, जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, खोवा, दूध पाउडर, ये सब आते हैं। इसके अलावा पांचवा जो तत्व होता है भोज समूह का, उसमें दाल, सूखे मेवे और नट्स, सोयाबीन, ये सब आते हैं। पंचम समूह बोला जाता है मांस, मछली, अंडे, ये सब आते हैं इसमें पंचम समूह में, ठीक है। इसके अलावा जो छठा समूह होता है भोजन का, उसमें क्या आता है? उसमें आपके आते हैं तमाम प्रकार के खाद्यान्न, जैसे कि आटा, रोटी, अनाज, ब्रेड, ये सब आते हैं, ठीक है, जो कि खास करके विटामिन बी, लोहा, फास्फोरस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा सातवां जो भोज समूह होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? मक्खन, घी, ये सब आते हैं, क्लियर, यानी जो वसीय पदार्थ होते हैं और शर्करा जितनी होती है वो सब आ जाती है। समझ में आ गई चीज़ें? तो इस तरीके से 7 समूह होते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि द्वितीय समूह में पदार्थ कौन से आते हैं? अब बताएं द्वितीय समूह में कौन सा पदार्थ आता है? द्वितीय समूह में आपके आते हैं, आपके जैसे देखें, जो खट्टे पदार्थ वाले होते हैं, जैसे कि द्वितीय समूह के खास करके नींबू, कहीं पर दिया हो नींबू, संतरा, ठीक है, इसके अलावा अनानास, आंवला, ये सब दिया होगा तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब इसमें नहीं दिया तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय समूह में पदार्थ कौन से आते हैं? द्वितीय समूह में जो पदार्थ आते हैं वो आते हैं, बताएं द्वितीय समूह के में पदार्थ कौन कौन से आते हैं भाई, बताएं। अमरूद वगैरह अगर दिया, अमरूद दिया है इसमें, केला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, फूल और बीज, बिल्कुल ठीक है। फूल और बीज जो है ये आपके होते हैं कच्चे और बिना पके ताजे फल, विटामिन सी से युक्त होते हैं, खट्टे और रसदार फल आते हैं। अच्छा, अच्छा, एक देखिए, दो टाइप के बांटे गए हैं। एक होता है जो 7 वाला, मैंने आपको बता दिया कि 7 समूह होते हैं, ठीक है, मतलब भोज्य पदार्थों के। तो उसमें आप देखेंगे द्वितीय में आपका फल और सब्जियां ये सब आएंगी। लेकिन लेकिन भाई एक तृतीय, एक 5 समूह वाला जो है उसमें बांटा गया है, 5 भोज्य समूह में बांटे गए हैं। जो उसमें खास करके जो प्रथम समूह होता है उसमें दूध और दूध से बने पदार्थ आते हैं। द्वितीय समूह में मांस, मछली, अंडा आता है, जो 5 समूह में बांटा गया है। तृतीय में फली मतलब हरी सब्जियां, पत्तियां, ये सब आती हैं। चतुर्थ समूह में अनाज जितने आते हैं वो आते हैं, और पंचम समूह में घी, शर्करा, तेल आती है। तो ये सरल शब्दों में अगर बताएं तो जो मैंने आपको पहले बताया था वो तो था विस्तार से, वो एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। लेकिन जो सर्वमान्य है, अगर उसकी मैं बात करूं तो प्रथम समूह, द्वितीय समूह की, तो उसमें प्रथम समूह में जो आपका आता है दूध और दूध से बने पदार्थ प्रथम समूह में आते हैं। द्वितीय समूह में मांस, मछली वाला आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। षष्ठ समूह में कौन से पदार्थ आते हैं? अब षष्ठ समूह पूछा गया तो यहाँ पर आप बताएंगे रोटी, आटा, ब्रेड जो होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, बताएं 2, 4, 3 या 7। खाद्य पदार्थ के समूह कितने आते हैं भाई? खाद्य पदार्थ के कितने समूह हैं? देखें, तो एक तो 5 समूह है और एक 7 समूह है। तो 5 ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से, ग्लूकोज से, विटामिन से, वसा से। तो हमें सबसे तीव्र गति से जो ऊर्जा मिलती है भैया, तीव्र गति से ऊर्जा मिलती है हमको, वो मिलती किससे? ग्लूकोज से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी लोग कौन से क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हैं, इससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अगला प्रश्न, सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आता है? सब्जी भाजी जो होता है वो रक्षात्मक है, शक्तिदायक है, वृद्धिकारक है। तो सब्जी भाजी जो होता है रक्षात्मक भोज समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन रक्षात्मक भोज समूह है, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? दूध जो होता है संपूर्ण आहार है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में हमेशा आता है, आपकी बार भी आएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? भोजन में ऊर्जा का क्या साधन है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा देता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, आपकी परीक्षा में आने वाला है। ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या पूछ लिया गया भाई? प्रश्न आपसे पूछा गया दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहिए। दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहिए भैया? दोपहर के भोजन में सब्जी और रोटी खाना चाहिए, सब्जी और चपाती। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है भोजन के लिए प्राप्त धन पर। बिल्कुल ठीक है। गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर और गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर आपका भोजन स्तर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए। रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए भैया? रात्रि के भोजन में आपको क्या लेना चाहिए? बिल्कुल, रात्रि के भोजन में इनमें से देखिए, ना तो समोसा ना पापड़ ना चाय, ये सब नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व इनमें से है आयु। आयु जो होता है, जैसे जो बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था होती है, जो छोटे होते हैं उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो आयु, महिला पुरुष यानी लिंग, और एक प्रकार से कार्य क्षमता, इसके अकॉर्डिंग जो होता है, ये सब आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है इनमें से। देखिए, आयु, रुचि और लिंग, यानी आप क्या खाना चाहते हैं वो होती है आपकी रुचि, आप कितने उम्र के हैं आपकी आयु है, लिंग आप महिला हैं पुरुष हैं, तो ये होता है आपका प्रभावित करने वाले 3 तत्व। जबकि अध्ययन जो होता है इससे प्रभावित नहीं होता है आहार आयोजन। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन से लाभ है कि धन की बचत होती है। बिल्कुल ठीक बात है, समय की भी बचत होती है, आहार व्यवस्थित भी रहता है। मैंने आपको बताया था लाभ हानि ये सब पूछा जाएगा, विशेषता पूछी जाए, प्रकार पूछा जाए, स्रोत पूछा जाए, प्राप्ति के साधन पूछा जाए, तो हमेशा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्सव के लिए आहार नियोजन में क्या रखना चाहिए। तो उत्सव अगर कोई ठनता है आजकल, तो आप देख ही रहे हैं मटर पनीर का बड़ा बोलबाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मटर पनीर जो होता है आजकल बड़ा फेमस है, तो वही रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आहार आयोजन के समय कौन से मौसम में आप बना रहे हैं, पाक प्रणाली क्या होनी चाहिए और परिवार के सदस्यों की क्या क्या रुचियां हैं, ये सब ध्यान रखना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक प्रणाली का मतलब होता है पकाने की विधि, किस विधि से पकाना है और क्या क्या पकाना है, कैसे बनाना है खाना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आहार आयोजन से क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय है। आहार आयोजन का मतलब क्या होता है भाई? आहार आयोजन का मतलब होता है परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, बिल्कुल ठीक बात है। पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, ये भी ठीक है। परिवार की रुचि के अनुसार भोजन, ये तीनों ठीक बात है। यानी आहार आयोजन जो होता है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो 6 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह भैया? पोषक तत्वों को कितने समूह में बांटा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। पोषक समूहों को 6 तत्वों में बांटा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 6 तत्वों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। मानव शरीर का पोषण कौन सा शरीर करता है भाई, बताएं। भोजन जो होता है मानव शरीर का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताएं भाई। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती, बस 2-3 मिनट की और क्लास होगी, परेशान ना हो। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती भैया? पोषण की कितनी अवस्थाएं होती है, फटाफट से आप बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण की कितनी अवस्थाएं होती भैया? पोषण की होती है कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं होती पोषण की। कितनी अवस्थाएं होती है पोषण की भाई? पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सॉरी, पोषण की 4 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, ये बात ध्यान है। कितनी अवस्थाएं? पोषण की 4 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी आपकी हो गई? पहली तो शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं सुपोषण। ठीक है, सुपोषण उसको बोलते हैं जब पोषण जो होता है आवश्यकता के अनुसार होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सुपोषण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उसको क्या बोलेंगे? सुपोषण बोलेंगे भैया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो उसको बोलते हैं सुपोषण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्त अल्पता रोग किस विटामिन मतलब किस खनिज लवण की कमी से होता है। तो रक्त अल्पता जो होता है किसकी कमी से होता है? लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से होता है।
रक्त अल्पता को एनीमिया रोग भी कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से जो प्राप्त होती है, या सॉरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा से मैंने आपको बताया था कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। कुपोषण के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है भैया, कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है, फटाफट से आप बताएंगे। कुपोषण के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं क्वासियोरकर या मैरेसेमस रोग। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कैसी होनी चाहिए। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा जो होनी चाहिए वो अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पौष्टिक तत्व होता है, बताएं। निम्न में से पौष्टिक तत्व है कौन सा होता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज तत्व, ये सब पौष्टिक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। तो अपर्याप्त पोषण की कई स्थितियां हो सकती हैं, बताएं कितनी स्थितियां होती हैं। तो अपर्याप्त पोषण की स्थितियां होती हैं 2। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबा चबा कर खाया गया हो, या उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि समस्त तत्व उपस्थित हो, या भोजन भली भात पकाया गया हो। तो संतुलित भोजन के लिए जो आवश्यक होता है वो ये आवश्यक होता है भैया कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसके अलावा आदि तत्व जो होते हैं कार्बो मतलब पोषक तत्व वो उचित मात्रा में हो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, दूध या हरी सब्जियां या मांस मछली। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा खाने से मोटापा एक प्रकार से नहीं बढ़ता, या ज़्यादा खाने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। आपको क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, इस पर इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज़ें। आगे देखिएगा एक किशोर लड़के को कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक किशोर लड़के के लिए अगर मैं बताऊँ तो एक किशोर लड़के को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है भैया, वो होती है 2450 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता एक लड़के को पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा और जाना, ये बात ध्यान रखेंगे। लगभग 250 से के आसपास आपने प्रश्नों को समझा। बहुत ही तीव्र गति से हमने इन प्रश्नों के बारे में आपको बताया, और लगभग 1 घंटा 35 मिनट जो है मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहा। और इस मेहनत के लिए अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, कुछ मैंने आपके लिए अच्छा किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे यही निवेदन है, यही एक प्रकार से गुरुदक्षिणा है, यही सब कुछ है। तो आप सभी लोग ये जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। आप हो सके तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका चैनल है भैया, खुद का आपका चैनल है, ठीक है। और आप इसको जितना बढ़ा पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एक प्रकार से वाहवाही होगी। और आपके लिए मैं हमेशा रहता हूँ, साथ ही रहता हूँ, आप सभी को पता होगा। अभी मैं बता दूँ, मैं क्लास आज दूसरी लेने वाला था। मुझे पता चला कि भाई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर है। मैंने सोचा कि नहीं, आज क्लास लूँगा, मैराथन क्लास होगी, चाहे कितना भी मेहनत मुझे क्यों ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ आपके लिए, मतलब ये क्लास लेकर के। अब आगे देखेंगे, अगर मैं प्रयास करूंगा कि 3rd सेमेस्टर की भी क्लास अगर मैं दे पाऊँ मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन की, तो मैं वो भी दूंगा अभी शाम को ही, ठीक है, रात में ही। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।